कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉन था, जो अपनी बच्ची मुरी और अपनी वाइफ के साथ बैठा टीवी पे मैच देख रहा था। अचानक हम देखते हैं कि मैच के दौरान कुछ हलचल सी होती है और अजीब सा कुछ धमाका होता है। उस धमाके के बाद कुछ फौजी निकलते हैं। सबसे आगे उनकी लीडर थी जिसका नाम था लेफ्टिनेंट हार्ट। हार्ट बताती है कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं। 2050 में व्हाइट स्पाइक्स नाम की क्रीचर ने जमीन पर हमला कर दिया है। उन्होंने जमीन पे बहुत बड़ी तादाद में इंसानों को मार दिया है और ये सब लोगों से इस लड़ाई में लड़ने के लिए मदद मांगते हैं। डैन स्कूल टीचर था और एक दिन वो अपने मोबाइल पे मैसेज देखता है। उसमें उसे फ्यूचर की लड़ाई लड़ने के लिए चुना जाता है। डैन अपने पास के मिलिट्री ऑफिस में जाता है और इस मुतालिक पूछता है। वो बताते हैं कि डैन को भी इस लड़ाई के लिए चुन लिया गया है और कोई बंदा भी अपनी मर्जी से इस लड़ाई के लिए मना नहीं कर सकता। डैन कहता है कि वो ये शहर छोड़ के चला जाएगा, मगर वो लोग उसे बांध के उसके जिस्म में ट्रैकर लगा देते हैं। साथ ही एक डिवाइस लगाते हैं जिसके जरिए वो फ्यूचर में उससे बात कर सकें। डैन ने घर आकर अपनी बीवी हेनरी को ये सब कुछ बताया। वो कहने लगी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर डॉन ने उन्हें ट्रैकर के मुतालिक सब कुछ बताया और कहा कि अगर हम भाग भी जाएं तो वो हमें पकड़ लेंगे। हेनरी ने कहा कि उस डॉन को अपने बाप जेम्स से बात करनी चाहिए। वो एक इंजीनियर है और वो शायद मदद कर सके, मगर डॉन को अपने बाप से बहुत नफरत थी और वो सबसे मना कर देता है। बाद में जब डॉन बाहर आता है तो अपनी बच्ची को बाहर खेलता हुआ देखता है। डॉन मुरी को कहता है कि वो ट्रिप पे जा रहा है, मगर मुरी समझ गई थी कि उसके बाप को जंग के लिए चुन लिया गया है। डॉन उसे गले लगा के उससे वादा करता है कि वो जल्द वापस आएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन और बाकी सोल्डियर्स को वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां डॉन की मुलाकात चार्ली और डोरियन से होती है, जहां सब लोग इस जंग में जाने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहां डोरियन तीसरी बार इस जंग में जाने के लिए तैयार होता है। साथ ही उन लोगों को बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन बाद प्लेनेट से गायब हो जाते हैं और इन्हीं 6 दिनों में नए सोल्डियर्स को फ्यूचर में भेजा जाता है। ये सब अट्ठे बैठे थे कि अचानक से एक अलार्म बजा और यहाँ पर अफरा-तफरी फैल गई। डन ने हार्ट से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि फ्यूचर के आखिरी साइंटिफिक रिसर्च लैब पर व्हाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है और अगर ये रिसर्च लैब तबाह हो गई तो फिर इन स्पाइक्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब लोग पोर्टल रूम में गए जहां से इन्हें फ्यूचर में जाना था और मगर इनके सिस्टम में कोई आ गया जिसकी वजह से वो जमीन की बजाय हुआ में ही टेलीपोर्ट हो गए। कई लोग तो जमीन पे गिरते ही मर गए। डैन, चार्ली और डोरियन एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के स्विमिंग पूल के ऊपर गिरे जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। डैन पानी से बाहर निकला और उसने अपनी गन चेक की जो कि बिल्कुल ठीक थी। डैन ने बाहर निकल के बिल्डिंग से देखा तो पूरा शहर तकरीबन तबाह हो चुका था। इतने में कंट्रोल रूम ने उनसे राब्ता किया। उन्होंने इन सबको बताया कि 10 मिनट के अंदर सारे इलाके में एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि इस इलाके में व्हाइट स्पाइक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और इन्हें उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए 10 मिनट के अंदर अपना मिशन कंप्लीट करना था। डन सब लोगों को इकट्ठा करता है और ये सब लोग बचते बचाते उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। ये लोग लैब के अंदर जाते हैं और कंट्रोल रूम इन्हें बार बार एहतियात करने का कहता है। इन्हें बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स खून की बू को बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग उस रूम में पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर इन्होंने देखा कि सब साइंटिस्ट मारे गए हैं। जब कंट्रोल रूम को बताया तो उन्होंने बायो सैंपल्स उठा लाने की हिदायत की, क्योंकि वो साइंटिस्ट्स इन्हीं व्हाइट स्पाइक्स को मारने के मुतालिक ही रिसर्च कर रहे थे। डैन ने वो बायो सैंपल्स ढूंढ ली और अब इन्हें जल्द से जल्द बिल्डिंग से निकलने की हिदायत की गई। ये लोग सीढ़ियों तक पहुंचे कि व्हाइट स्पाइक्स ने इन पर हमला कर दिया। डैन ने अकेले एक व्हाइट स्पाइक को रोकने की कोशिश की, मगर उस पे गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। इतने में डोरियन आ गया और उसने डॉन की मदद की। उसने डॉन को बताया कि सिर्फ गर्दन और पेट पर ही मारने से उन्हें असर होगा। अब एयर स्ट्राइक में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। इनकी मदद के लिए कुछ मिलिट्री व्हीकल्स आती हैं। ये बहुत खुश होते हैं कि चलो अब जान बच जाएगी, मगर इतनी आसानी से कहाँ। इतने में कुछ व्हाइट स्पाइक्स ने उन व्हीकल्स पर अटैक कर दिया और इसी में इनके कुछ मेंबर्स भी मारे गए। कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक भी शुरू हो गई और इस एयर स्ट्राइक में मजीद इनके 2 मेंबर्स और मारे गए। कुछ आगे आके फिर से इनकी लड़ाई व्हाइट स्पाइक्स से हुई। 2 मेंबर्स व्हाइट स्पाइक्स को रोकने में लगे रहे और बाकियों ने मौका पाकर वहां से निकल गए। अब जब डॉन की आंख खुली तो उसने देखा उसके साथ सिर्फ डोरियन और चार्ली ही बच्चे थे। जल्द ही डन को चीफ कमांड ने मुलाकात के लिए बुलाया। डन वो वहां गया है तो चीफ कमांड कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी मुरी थी। उसकी बेटी ने उसको टेंट में ले जाकर बताया कि उन्होंने मेल व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए मटेरियल तैयार कर लिया है, मगर अभी तक फीमेल व्हाइट स्पाइक के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। वो कहती है कि हमें एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ना होगा ताकि हम एक ऐसा मटेरियल तैयार कर सकें जो दोनों पर बराबर असरदार हो। अब ये लोग हेलीकॉप्टर में व्हाइट स्पाइक के नेस्ट की तरफ निकले
रास्ते में मुरी ने डान को बताया कि व्हाइट स्पाइक अचानक जमीन पर कहीं से आ गए। किसी को भी नहीं पता कि ये कहां से आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। डन नोट्स करता है कि कुछ व्हाइट स्पाइक उस नेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग जल्दी से जाकर उस फीमेल वुड स्पाइक को एक पंजरे में कैद कर देते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर इस पंजरे को लेकर उड़ता है, व्हाइट स्पाइक का एक झुंड फौरन उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। डैन और मूरी एक मिलिट्री व्हीकल में वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग लैब में आते हैं और यहाँ पर मूरी को बहुत से कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे ताकि वो ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर सके जिससे वो मेल और फीमेल दोनों व्हाइट स्पाइक्स को मारने में कामयाब हो सके। और दूसरी तरफ डान के वापस जाने में सिर्फ 21 घंटे ही बचे थे। अगले दिन डान ने मूरी से पूछा कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो भी जाए तो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैसे लाया जाएगा। तब मूरी ने कहा कि उसके लिए डान को वापस से टाइम में जाना होगा और वहां पर बड़ी क्वांटिटी में उसी कॉम्बिनेशन को तैयार करना होगा ताकि फ्यूचर में वॉर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाए। इन दोनों की बातें चल रही थीं कि कंप्यूटर ने एक सिग्नल दिया जिसका मतलब था कि अब उनके पास वो कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है। मगर इतने में वो फीमेल व्हाइट स्पाइक भी जाग जाती है और जागते ही ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर देती है। उसकी आवाज से कुछ ही देर में बहुत से व्हाइट स्पाइक्स ने उस एरिया पर हमला कर दिया। ये दोनों भी अपनी गन लेकर बाहर निकल आते हैं और रास्ते में बहुत से व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं। इतने में डीन को इस डिवाइस के थ्रू बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ वापस आने के लिए कुछ मिनट ही बचे हैं। मुरीदन को वो कॉम्बिनेशन दे देती है। इतने में उनके सामने एक व्हाइट स्पाइक आ गया, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से वो साइड नीचे हुई और वो स्पाइक गिरने लगा। उसके साथ ही मूरी भी नीचे गिरने लगी, जिसे बचाने के लिए दन भी कूद पड़ा, मगर वो बीच में ही टेलीपोर्ट हो गया और वापस प्रेजेंट में आ गया। और वो कॉम्बिनेशन उसके पास ही था। उसने लेफ्टिनेंट हार्ट को बताया कि ज्यादा से ज्यादा इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया जाए, मगर हार्ट ने बताया कि फ्यूचर में मौजूद पोर्टल बुरे तरीके से तबाह हो चुका है और अब वापस फ्यूचर में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब वो मायूस होकर वापस घर आ गया। रात को उसने एमी को अपनी और मूरी की फ्यूचर की मुलाकात का बताया और ये भी बताया कि 2050 में व्हाइट स्पाइक्स अचानक कहीं से आ गए। किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो आखिर कहां से आए। एमी ने कहा कि शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हों। उसकी इस बात से डान के दिमाग में एक ख्याल आया। वो डोरेन के पास गया और इन दोनों ने फ्यूचर के मुतालिक कुछ बात की और अब ये दोनों चार्ली के पास गए। चार्ली एक एनवायरमेंटल केमिस्ट था। डोरेन के पास एक व्हाइट स्पाइक का दानत था। उसने वो दानत चार्ली को दिया और चार्ली ने उसे एनालाइज किया। उस दानत को एनालाइज करने पर पता चला कि व्हाइट स्पाइक्स किसी ऐसी जगह पर थे जहां बहुत बर्फ थी। जब उन्होंने मजीद इंफॉर्मेशन जमा की तो उन्हें पता चला कि शायद ये रसिया के किसी बर्फ में ढके हुए थे, जो शायद किसी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से वो बर्फ पिघल गई और 2050 तक बर्फ मुकम्मल खत्म हो गई और उसी साल ही इन व्हाइट स्पाइक्स ने जमीन पर हमला किया। अब डान मदद के लिए अपने बाप के पास जाता है क्योंकि उसके पास बहुत से अनरजिस्टर्ड जहाज थे और वो फौरन से इस काम के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग अब अपने सफर पर रवाना हुए और जल्द ही उस जगह पर पहुंच गए। अपनी डिवाइसेस के जरिए इन्होंने पता किया कि जमीन के नीचे कुछ है। इस जगह इन्होंने कई बड़े धमाके किए और फाइनली जमीन के नीचे कुछ नजर आया। ये शायद शिप थी। ये सब जैसे तैसे करके उस शिप में एंटर हुए। अंदर जाकर इन्होंने देखा तो वहां बहुत से व्हाइट स्पाइक्स थे जो कि बायोलॉजिकली डिएक्टिव थे। मजीद वक्त जाया किए बगैर उन्होंने वो मटेरियल उन सब में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे सब व्हाइट स्पाइक्स तड़पने लगे। जैसे जैसे उनको मटेरियल इंजेक्ट किया जाता वो चीखने लगते। अब उनकी चीखों की वजह से वो व्हाइट स्पाइक्स भी जाग उठे जिन्हें अभी तक मटेरियल इंजेक्ट नहीं किया गया था। वो व्हाइट स्पाइक्स फौरन बाहर निकले और उन्होंने इन पर हमला कर दिया और उसमें मजीद उनके 2 मेंबर्स और मारे गए। व्हाइट स्पाइक्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक एक करके उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। अब इनके पास आखिरी एक ही चारा बचा था और इन्होंने आखिर में पूरी शिप ही धमाके से उड़ा दी। सब व्हाइट स्पाइक्स अंदर ही मारे गए मगर एक बचने में कामयाब हो गई। ये फीमेल व्हाइट स्पाइक थी जो वहां से भागने में कामयाब हुई। उस व्हाइट स्पाइक को पकड़ने के लिए इन्होंने एक स्नोमैन बनाया। जैसे ही वो व्हाइट स्पाइक स्नोमैन पर हमला करने आई, इन्होंने उस पर हमला कर दिया मगर वो बहुत ताकतूर थी। उसने भी इन पर अटैक कर दिया। उसने डान पर एक स्पाइक फेंका मगर डान ने उसी स्पाइक से उस पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए डान के बाप ने उसकी आंख पर हमला कर दिया। अब वो व्हाइट स्पाइक अंधी हो चुकी थी और इधर उधर हमला कर रही थी। वक्त दाया किए बगैर डान ने वो मटेरियल उस पर इंजेक्ट कर दिया मगर वो व्हाइट स्पाइक इतनी बेवकूफ न थी। उसने अपनी टांग ही उखाड़ दी ताकि जहर पूरे जिस्म में न फैल जाए। अब डान के बाप ने उसे अपना खून वाला हाथ दिखाया ताकि व्हाइट स्पाइक उसके पीछे आ जाए मगर डान अपने बाप को मरने नहीं देना चाहता था।
उसने फौरन व्हाइट स्पाइक पर हमला किया और उसकी गर्दन काट दी और उसे लात मार के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने पर उसका कचूमर बन गया और यूं इन्होंने दुनिया को फ्यूचर के एक बहुत बड़े हमले से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं।